ओके स्टूडेंट, देखो पार्ट 5 पिछला पार्ट देख लिया। क्या किया था उसके अंदर? बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स देखा था, मोमेंटम देखा था, मोमेंटम से फॉर्मूला फाइंड आउट किया था किसका? फोर्स का। अब देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्या आएगा? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे कुछ, ठीक है, रीजनेबल क्वेश्चन आएंगे। क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन का क्या होगा? एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। इक्वल क्या शो करता है? इक्वल शो करता है मैग्नीट्यूड को, यानी सेम वैल्यू का होगा, और अपोजिट क्या होगा? डायरेक्शन। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाते हैं, F1 फोर्स लगाया है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा F2, यानी इस एक्शन का क्या होगा? एक रिएक्शन होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? F1 के अपोजिट साइड में, इस साइड, और क्या होगा? F1 और F2 क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी एक्शन और रिएक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन का क्या होगा? एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे कि स्प्रिंग का लेते हैं अपन, स्प्रिंग को क्या करते हैं? जब श्रिंक करते हैं इस साइड के अंदर फोर्स लगाते हैं F1 फोर्स किस साइड में लगा है? इस साइड। तो ये स्प्रिंग क्या करेगी? अपना जो फोर्स लगाएगी, अपना जो रेजिस्टिव फोर्स है, इलास्टिक फोर्स है, वो क्या लगाएगी? बाहर की ओर लगाएगी। यानी स्प्रिंग क्या करेगी? अपना स्प्रिंग का इनर्शिया होता था ना, इनर्शिया क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करने का क्या करता है? विरोध करता है। यानी स्प्रिंग क्या कर देगी? अपना इनर्शिया लगाएगी। इनर्शिया लगाएगी तो क्या करेगी? ये अपनी पोजीशन चेंज करने का विरोध करेगी, तो ये क्या करेगी? खुलना चाहिए। खुलेगी तो क्या लगेगा? बाहर की साइड में फोर्स लगेगा। किस साइड? बाहर की साइड। जितना फोर्स अंदर लग रहा है उतना ही फोर्स स्प्रिंग क्या लगाएगी? बाहर लगाएगी। यानी F1 क्या होगा? F2 के इक्वल होगा। यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और जब ये फोर्स हटा देंगे तो स्प्रिंग क्या चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये शो करता है। पहली बात, ये ओमनी प्रेजेंट लॉ है। न्यूटन के जो 3 लॉ है उनमें ये ओमनी प्रेजेंट लॉ है। ओमनी प्रेजेंट लॉ का मतलब होता है ये पूरी यूनिवर्स के अंदर अप्लाइड है। बाकी जो पहला और दूसरा लॉ है वो कहीं ना क्या हो जाते हैं? डेविएट हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। किस कंडीशन में? जब अपन बिल्कुल छोटे मॉलिक्यूल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर बात करें ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनके ऊपर बात करते हैं जब अपन फोर्स की, तो उस डायरेक्शन, उस कंडीशन में क्या हो जाता है? वो पहला और दूसरा लॉ है उसका, वो क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है। इसलिए अलग उसकी फिजिक्स बनाएगी, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, वो अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन ये थर्ड लॉ होता है, ये हर कंडीशन के अंदर अप्लाइड होता है। ऑब्वियस की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब के ऊपर। इसको ओमनी प्रेजेंट लॉ बोलते हैं। ये क्या शो करता है? पहला कि हर एक्शन का क्या होगा? एक रिएक्शन होगा। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा। सेकंड, कैसा होगा? इक्वल और अपोजिट होगा। यानी एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इक्वल यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, अपोजिट यानी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोज होगी, यानी डायरेक्शन क्या होगी? दोनों की अपोजिट होगी। तीसरा देखो क्या शो करता है? एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो दो अलग अलग बॉडी के ऊपर लगेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन force applies on different body। यानी एक्शन होगा और रिएक्शन होगा, वो क्या होंगे? एक बॉडी के ऊपर नहीं होंगे, दो अलग अलग बॉडी के होंगे। जैसे अगर कोई आदमी है वो क्या करता है? गन से बुलेट फायर करता है, तो क्या होगा? जो अपनी गन है वो उससे फोर्स क्या लगेगा? गोली किस साइड जाएगी? इस साइड। और उसकी वजह से जो धक्का लगेगा आदमी के ऊपर वो क्या लगेगा? इस साइड। क्या लगेगा? इस साइड। तो फोर्स किसके ऊपर लगा? बुलेट के ऊपर। जिसका रिएक्शन किसके ऊपर हुआ? आदमी के ऊपर। यानी एक्शन कहाँ पे हुआ?
बुलेट पे और उसका रिएक्शन कहाँ पे हुआ, आदमी पे, यानी दोनों को क्या होंगे, एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडी के ऊपर होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सी इसके एग्जांपल है, जैसे बोट होती है, बोट के अंदर पर क्या करते हैं, जब उसके पैडल से क्या करते हैं, आगे की ओर बोट को धक्का देते हैं तो पानी क्या करता है, उसको पानी को क्या करते हैं, आगे धक्का देते हैं तो बोट को क्या करता है, वो पीछे से धक्का लगाता है, जिसकी वजह से बोट आगे चल पाती है। यानी उस दोनों कंडीशन में क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। ये 3 पॉइंट होते हैं इसके, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होंगे, डिफरेंट बॉडी के ऊपर होंगे, एक बॉडी के ऊपर नहीं हो सकते। इसके कई एग्जाम्पल है जो आप देख लेना, जो क्या आएंगे, 1-2 के एग्जाम्पल बोर्ड के अंदर भी आएंगे जब वो पूछेगा। ठीक है, बोर्ड मतलब आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे, जिसके अंदर आपको वो पूछेगा कि 1-2 एग्जाम्पल देके कि इसके अंदर न्यूटन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड हो रहा है या कौन सा जो लॉ है वो अप्लाइज होता है, किस तरह काम करता है। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चैप्टर की 2 या 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है जो आएंगी आपके, जिसके अंदर सबसे पहले तो अपने कर लिया 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो टॉपिक किया था, जिसके अंदर अपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेकंड किया था F = ma, फोर्स की जो वैल्यू निकाली थी ना न्यूटन के सेकंड लॉ में, वो आएगी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ साथ इसको देखते जाओ। कोई ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, ऑब्जेक्ट बी, इसका मास m1, इसका m2, ये इस साइड ज़्यादा है v1 स्पीड से, u स्पीड से, u1, ये इस साइड ज़्यादा है u2 स्पीड से, कितनी, u2। ए और बी है वो दोनों इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, एक का मास m1, इसका मास है m2। ठीक है, ये किस साइड से ज़्यादा है, ये u1 स्पीड से ज़्यादा है, ये u2 स्पीड से ज़्यादा है। अब ये कहता है अगर मानो u1 स्पीड है वो किससे, u2 से ज़्यादा है, ये b धीरे चल रहा है, u1 क्या है, ये a ज़्यादा जल्दी आ रहा है, तो क्या होगा, एक टाइम पे आएगा जब ये दोनों क्या होंगे, टकरा जाएंगे, कोलिजन होगा। क्या होगा, कोलिजन होगा। ये क्या है, इस कंडीशन में क्या होगा, ए इन दोनों का कोलिजन किस कंडीशन में होगा, जब u1 क्या हो, ज्यादा हो, और u2 क्या हो, कम हो। b कम स्पीड से चल रहा हो, u1 ये क्या है, ज्यादा स्पीड से चल रहा हो, तो थोड़ी देर बाद क्या होंगे, a और b क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। ये क्या है, बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन कंडीशन, टकराने से पहले। ये क्या है, कोलिजन वाले टाइम। इसका मास क्या है, m1, इसका m2। अब कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये u1 स्पीड वाला था, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, ए ऑब्जेक्ट है वो बी के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, F1 से 2 की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, इसी कंडीशन में न्यूटन का जो तीसरा लॉ क्या था, एवरी एक्शन एज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जब ए इसके ऊपर बी के ऊपर फोर्स लगाएगा तो बी भी क्या करेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, किसके ऊपर, ए के ऊपर। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बी क्या लगाएगा, ए की तरफ फोर्स लगाएगा, बी से ए की तरफ, या इसमें क्या लगा था, ए से बी की तरफ फोर्स लगाता है एक पहले वाला, जिसको अपन नाम दे देते हैं एक F1, इसको नाम देते हैं F2। ठीक है, आगे समझे, ये कोलिजन हो गया। क्या हुआ कोलिजन के अंदर, सबसे पहले क्या हुआ, ए ऑब्जेक्ट था, मास m1 m2, u1 स्पीड से आ रहा था, u1 स्पीड ज़्यादा थी किससे, u2 से, तो एक टाइम पे टकरा जाएंगे। ए क्या लगेगा, बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, कौन सा, F1, और बी क्या लगेगा, ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। क्यों, न्यूटन के थर्ड लॉ से, जो क्या स्टेट करता है, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब क्या होगा, आफ्टर दिस कोलिजन क्या होगा, यानी जब ये टकरा जाएंगे तब उसके बाद क्या होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा थी। ठीक है, अब कोलिजन के बाद क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। देखो 2 टाइप की कोलिजन होती है,
जिसके अंदर ए कोलिजन होती है, जिसके अंदर वो अपनी सारी एनर्जी दूसरे वाले को दे दे, यानी ए अपनी सारी एनर्जी क्या दे दे, बी को दे दे और बी आगे चलने लग जाए। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, देखो ए है, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी या नहीं होगी। u1 स्पीड से आया था, ये u2 से, जब क्या हुआ, कोलिजन हुआ, तो दोनों की स्पीड के अंदर क्या होगा, डिफरेंस आएगा। पहले ये मास तो इसका सेम ही रहेगा, ये m1 था, इसका m2 था, मास तो सेम रहेगा, लेकिन इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, कोलिजन हो गया। कोलिजन हो गया तो दोनों की एनर्जी में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। अब क्या होगा, इसने अपनी इसके पास ज्यादा एनर्जी थी जो क्या होगी, इसके पास चली गई, क्यों, क्योंकि कोलिजन से। तो अब क्या होगा, इसकी स्पीड u1 से कितनी होगी, मान लो v1, और इसकी स्पीड कितनी होगी, v2 होगी। ठीक है, v1 होगी, इसकी क्या होगी, v2 होगी। अब देखो, अब क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहला ए बॉल के लिए देखो, पहली कंडीशन फॉर बॉल ए के लिए क्या होगा, आप बिफोर द कोलिजन, टक्कर से पहले, बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन ए बॉल के लिए मोमेंटम कितना होगा, टक्कर से पहले ए बॉल का मोमेंटम कितना है, p1 कितना है, मास इनटू वेलोसिटी, p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मास कितना है p1, ए का a1, m1 हो गया, उसकी वेलोसिटी कितनी है u1, p1 इक्वल टू क्या हो गया m1 u1। ठीक है, टक्कर से पहले। अब आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, मास मोमेंटम इसका चेंज होगा या नहीं होगा, p1 का मोमेंटम p1 डैश हो गया मान लो। ठीक है, यहाँ पे कितना था p1, यहाँ पे इसका p2 था, यहाँ पे p1 डैश हो गया और ये p2 डैश हो गया। क्यों, क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी। अगर मास तो देखो दोनों के सेम है, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या करेंगे, इतनी कंडीशन इसको अप्लाई करो, फिर इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे, जिसके अंदर अपन एक वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे। कितने मिनट